अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। घोट की ट्रेन हादसा 40 अफराद की जानें ले गया और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्रेन हादसात ने नहीं हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि जितना आप माजी पर नज़र दौड़ाएंगे, जितना आप माजी को देखते चले जाएंगे, उसका नतीजा कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। लेकिन दिखाई ये देता है कि सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ पाकिस्तान के अंदर इंसानी जान है। ज़ाया हो जाए तो महज एक ख़बर बनती है और उसके बाद कुछ भी नहीं। अब घोट की ट्रेन हादसा जो है ये भी अपने पीछे बहुत से सवालात छोड़ गया है। ज़ाहिर है इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, इसकी इंक्वायरी भी होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप जब अपोजिशन में थे तो आपने एक उम्मीद बंधाई थी। वो उम्मीद क्या थी, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे ख्याल में रेलवे के वज़ीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वज़ीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। रेलवे के वजीर एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बरतानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। बात यह है कि जब आप ये बात कर रहे थे तो एक उम्मीद जो है वो बंधी थी। आज तकाजा इस चीज़ का है कि उस उम्मीद को आप अमली जामा बनाएं, हकीकत का रूप दें। ये इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक ये कि गवर्नेंस का इशू है। ज़ाहिर है ट्रैक जो है या बोगियां जो हैं वो इस बात की मुतकाज़ी होती हैं कि उनकी मेंटेनेंस जो है वो की जा सके। इस बात का जायज़ा लिया जाना चाहिए कि क्या वो मेंटेनेंस थी या नहीं थी, और अगर नहीं थी तो फिर ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि नाअहली, और उसका भी तयन जो है वो होना चाहिए। और उसके बाद ये बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है वज़ीर की। पहले शेख रशीद साहब थे, अब आज़म सवाती साहब हैं। आज़म सवाती साहब भी जाए हादसा पर उस वक़्त गए हैं जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हदायत की है कि जाए हादसा पर जाइए और देखिए कि हालात और वाक़यात क्या हैं। ये सूरत हाल जो है ये एक ऐसी कैफियत का इजहार करती है कि जिसके अंदर कन्फ्यूजन है, कोई आगे बढ़कर काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल का जो है वो इदराक भी होना चाहिए और फिर उसका इलाज भी होना चाहिए। दूसरी तरफ वफाक और सूबा सिंध जो है वो आमने सामने है, और मसला ये है कि फ़ंड्स जो हैं, सिंध का शिकवा है कि उस तरीके से उसको नहीं मिल रहे हैं। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो इस हवाले से वफाक को जो है वो ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि हमें जो है तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि किस कदर अफसोस की बात है कि वो मनसूबाबंदी का वज़ीर जो है वो इस नौइयत के बयान दे रहा है कि जिसके अंदर सिंध की जो है वो हक तलफ़ी हो रही है। सिंध की हुकूमत ये महसूस कर रही है कि पीपल्स पार्टी को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा, बल्कि सूबे के अवाम जो हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। असद उमर साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो ये बात कहते हैं कि हम सिंध के अवाम की खिदमत करेंगे, आपको रास्ते में नहीं आने देंगे। उनका ये भी कहना है कि पैसे जो हैं हम सरे महल और बाकी जायदादें बनाने के लिए नहीं दे सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहादत अमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। फ़रदौस शमीम नकवी साहब, घोट की हादसा देखें, पार्लियामेंट के अंदर भी आज फवाद चौधरी साहब ने सारा नज़ला जो है वो पिछली हुकूमत पर डाल दिया। पिछली हुकूमत के वज़ीर रेलवे जो हैं साद रफ़ीक साहब, उन्होंने सारा सूरत हाल जो है वो मौजूदा हुकूमत की नालायकी पर डाल दी। अब आप ये बताएं कि क्या इसका एक दफ़ा, मैंने इमरान खान साहब का शॉर्ट सुनाया है, एक दफ़ा जुडिशल इंक्वायरी करा के एक मिसाल तो सेट कर दें। 40 लोग गए हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो मिसालें बहुत कायम कर चुके हैं। PIA का क्रैश हुआ, इंक्वायरी हुई, सज़ा भी दी, ट्रांसपेरेंट तरीके से रिपोर्ट भी आई। जो हमारे ज़माने के क्रैशेस नहीं थे और पेंडिंग इंक्वायरीज थी वो भी लेके आ गए।
अगर पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर शोर हुआ उसके ऊपर भी इंक्वायरी हुई और जो नदीम बाबर थे उनको हटा कर दिया गया कि आप साइड पे बैठिए जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो। रिंग रोड हुई, उसकी इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट आई, हमने जुल्फ़ी बुखारी साइड पे जाके बैठ गए, उससे पहले बाबर अवान साहब साइड पे बैठे। तो ये मसला नहीं है, लेकिन असल बात नदीम साहब जो समझने की है कि पाकिस्तान रेलवेज़ को गैर तरजीह किसने देनी शुरू की और कौन से लोगों ने इसके ऊपर से तवज्जो हटाई। पाकिस्तान के अंदर जब मोटरवेज़ का निज़ाम को तरजीह देने लगे और ट्रांसपोर्ट की माफिया और ट्रकिंग माफिया ने टेक ओवर किया तो रेलवे को बर्बादी का शुरू हुआ। फिर इसके अंदर जो लेबर की रेलवे यूनियन का ताल्लुक़ है, आज आप देख लीजिए 30 से 40 अरब रुपए का पेंशन का बिल है रेलवे का, और इतनी ओवर एम्प्लॉयमेंट की गई कि सबसे आसान काम यह था कि भर्ती करा दो। और ये सिर्फ एक महकमे का हाल नहीं है, आप सरकार के कोई भी महकमे देखें उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट कहीं भी नहीं है, ओवर एम्प्लॉयमेंट है, जिसे फेदर बेडिंग कहते हैं। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ सिंध गवर्नमेंट के अंदर जहाँ के हम बैठे हुए हैं कि हम केडीए में जहाँ 700 लोग हैं वहाँ फिरदौस साहब मैं आता हूँ, फिरदौस साहब मैं उस तरफ आता हूँ। ओवर आपने कहा कि लोग भरे हुए हैं, मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन ये जो आपने दो मसाइल की निशानदेही की, अब निहाल हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो फिरदौस साहब बात कर रहे हैं कि पेंशन का बिल बढ़ गया है, लोग जो हैं आपने बहुत ज़्यादा मुझे मुकम्मल नहीं करने दिए नदीम भाई, मैं आ रहा हूँ फिरदौस साहब, मुझे ये देखिए आपने देखिए जब एक बात हो रही होती है उसको या तो मुकम्मल होने दें कि मैं रेलवे की इस करंट सिचुएशन को एनालाइज कर दूं, फिर आप सबसे सवाल पूछिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं जी, अगर इजाज़त दें जी बताएं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हुआ क्या है कि ये कोई एक दिन का फैसला नहीं होता, ये कौमों को फैसला करना पड़ता है कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को वो तरजीह देंगे। ये तरजीहात जो हैं वो तब्दील होके हमारी चली गई टूवर्ड्स रोड्स, और इसकी ये डिबेट है कि सही थी या गलत थी, वो आज का मौजू नहीं है, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि रेलवे निगलेक्ट होती आ रही है। अब उसकी निगलेक्ट को दुरुस्त करने के लिए एक मंसूबा कंसीव किया गया है ML1, उसकी फंडिंग ली जा रही है। अब इस वक्त आप ट्रैक्स को एकदम से तब्दील नहीं करेंगे, अगर आप करेंगे तो जो पैसा आप इस वक्त लगाएंगे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, वो सब ज़िया हो जाएगा। तो आपको ML1 बननी है, इंशाल्लाह शुरू होगी, जल्द शुरू होगी। उससे पहले जो है आपको इन ट्रैक्स को सेफ रखना है और इंश्योर करना है कि कोई हादसा ना हो। ठीक, अब निहाल हाशमी साहब बात ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी आज बात की है, वो ये बात कह रहे थे कि ट्रैक्स को और बोगियों को मेंटेन करना होता है, इन्होंने मेंटेन ही नहीं किया, फंड्स ही नहीं है मेंटेनेंस के लिए, और ज़ाहिर है ML1 जो बनना था वो ये कह रहे थे कि उसका फ़ेज़ 1 अब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था। अब सूरत हाल ये है कि 40 लोग जान से गए हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, इससे पहले भी हादसा हुआ था। आप क्या समझते हैं कि ये वजह क्या है कि अब इस सूरत हाल में, इस सूरत हाल के अंदर अब एक दफ़ा एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी जो कि मिसाल तो बने ना कि हाँ इंक्वायरी हुई, उसके अंदर तयन हुआ खराबी का और उसके बाद सज़ा हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, आपने एक बहुत हसास मसला ये किया। देखिए, आज तक जितनी भी इंक्वायरी कमेटी बनी है, उन कमेटीज के जो आज तक जितनी भी कमेटीज बनी है, उन कमेटीज के नताज क्या है ये सबसे पहले हमें देखना है। और सिर्फ नताज ये नहीं है कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए कि ये लोग जिम्मेदार थे, नताज ये है कि उसके बाद हमने बेहतरी क्या की इसमें। आज तक अगर ये कमेटी जो अभी मेरे भाई फिरदौस नकवी साहब कह रहे थे, क्या उसके नताज के बाद चीजें इंप्रूव हुई या नहीं हुई, क्या हमने कुछ इससे सीखा कि नहीं सीखा। ये तो एक किसी भी चीज को दफ्तर दखूल करना हो तो आप उसके बारे में कह देते हैं कि जनाब इंक्वायरी कंडक्ट कर लिया जाए। इंक्वायरी कंडक्ट करना मसला नहीं है, दूसरी कौमें सीखती हैं अपनी गलतियों से। मुझे उम्मीद था कि नकवी साहब कहेंगे कि हाँ, हमारे वज़ीर आज़म ने जब अपोजिशन लीडर थे 2014 में ये कहा करते थे
कि फौरी तौर पे वजीर साहब इस्तीफा दे दें और उसके बाद उनके अंडर जो लोग हैं उनकी कंडक्ट इंक्वायरी ठीक हो सके और उसमें एक टाइम फ्रेम दे दिया जाए। ये तो अजीब और गरीब मलबा है कि कह रहे हैं जनाब कि ये तमाम तर जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक की है। ख्वाजा साद रफीक के दौर में कितनी एक्सीडेंट की क्या तनासुब था, उसमें हलाकतों और जख्मियों का क्या तनासुब था, उसमें टेक्निकल कमजोरियों की क्या तनासुब थी और उस वक्त रेलवे का मुनाफा क्या था, उस वक्त रेलवे की ट्रैफिकिंग क्या थी, उस वक्त मेंटेनेंस क्या थी। इसका भी एक मुआवजा होना चाहिए कि किसके दौर में कब कहां कैसे रेलवे किस हाल में पहुंचा। एक जामे कंप्रिहेंसिव इंक्वायरी होना लाजमी है। मैं आता हूं जी, निहाल हाशमी साहब मैं आता हूं। शहादत अवान साहब, आप क्या कहेंगे कि ये तो एक ब्लेम गेम अगर स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें से तो नतीजा हासिल करना है वो तो फिर हासिल नहीं होगा। नदीम साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ा एक अंदोनाक वाक़या है, इसके ऊपर हर पाकिस्तानी को अफसोस है और मैं समझता हूँ कि हम सबको इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए बल्कि अफसोस का इजहार करना चाहिए। लेकिन अगर हम चंद लोग जो हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें ये सोचना है कि ऐसे हादसा क्यों हो रहे हैं, क्यों रूनुमा हो रहे हैं और उनका सदेबाब क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि हादसा तो पाकिस्तान में पहले दुनिया में रेलवे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक सरसरी जायज़ा लें तो 2018 के बाद जो है ना रेलवे के हादसा जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं। इसकी पोजीशन क्या है कि सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ, चूँकि रेलवे का निज़ाम जिस तरीके से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ख़ुद कहा कि चूँकि ये पटरियाँ इस्तेमाल नहीं हो रही थी, ये शेख रशीद साहब ने आके इन पर ट्रेनें चलानी शुरू कर दी। तो उसके बाद आप देख लें कि ये वाली पर्टिकुलरली जहाँ पे घोटकी जो है ना, घोटकी में इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तो यहाँ इस मकाम के ऊपर इससे पहले भी जो है एक्सीडेंट हुए थे। 2019 में अगर आपको याद हो को 21 लोग जो है ना सादकाबाद में मर गए थे। 2021 की बात बता रहा हूँ। 2019 में अगर देखें तो ये तेज़गाम का जो रहीम जार खान में हादसा हुआ था उसमें 74 लोग जो हैं वो जिंदा वो शहीद हो गए थे। इसी तरीके से अगर आप देखें कि 2020 का जो हादसा था जुलाई वाला, वो अगर आप देख लें तो उस पर आपको याद आएगा कि जो सिख लोग आए हुए थे यहाँ पे अपनी इबादत के लिए, तो कोस्टर के साथ उनका हादसा हुआ तो वो जो है उसमें तकरीबन 19 लोग जो हैं वो निशाना बने। तो मेरा कहना अब ये होगा कि आज का जो हादसा है, पहले भी इससे पहले इस सेक्टर में इससे पहले भी हादसे होते रहे हैं। और अगर आपको याद हो 1 महीना कबल जो है रेलवे सखर के जो डीएस हैं तारिक लतीफ़ साहब, उन्होंने हुकाम को ये लिखा कि ये जो ट्रैक है 13 मकामात पे बहुत कमज़ोर है और यहाँ किसी वक्त भी हादसा मुमकिन हो सका है। और आज इसी जो निशानदेही डिप्टी उन्होंने सुपरिटेंडेंट ने की थी तारिक लतीफ़ साहब ने, उसी मकाम के ऊपर ये हादसा हुआ। मैं आता हूँ इसमें शहादत अवान साहब। मैं एक बात आपको करूँगा जो इसको आप ख़त्म कीजिएगा। मेरा कहना ये है कि इनका आइंदा सदेबाब करने के लिए खाली ये कह देना कि आदमी रिजाइन कर ले, कल दूसरे बंदे को आप लगा ले, नहीं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आप इसको टेस्ट केस बनाएं कि हमारे मुल्क में जब जो लोग वहाँ रेलवे में आए, जो वजारत संभालते हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो समझते हैं कि हमारा ट्रैक इतनी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए मौजूद नहीं है। इसका मतलब है, ये निहाल हाशमी साहब भी मुझसे एग्री करेंगे कि ये एक जुर्म है, फौजदारी जुर्म है। शहादत अवान साहब मैं आता हूँ। अब फिरदौस शमीम नकवी साहब, सवाल ये है कि ख्वाजा साद रफीक साहब ये बात कह रहे थे कि 35 साल पुराना ट्रैक है, 120 किलोमीटर की स्पीड के लिए ये बनाया गया। इसके वो जो लगे हुए हैं बीच में पुश्ते, वो भी सीमेंटेड है और वो सारा सिलसिला जो है वो है, लेकिन इसकी एक मेंटेनेंस जो है वो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बलोर साहब जो कर गए थे, चाइना से इंजन मंगवा गए थे, हम आए, हमने अमेरिका से इंजन मंगवाए। वो कह रहे थे कि आपने मेंटेनेंस का फ़ंड ही बंद कर दिया। जब मेंटेनेंस का फ़ंड बंद नहीं होगा, डीएस 10 खत लिखेगा तो उसका नतीजा नहीं निकलेगा, तो फिर ऐसे हादसे ही होंगे। फिरदौस साहब। जनाब, कमाल की बात है। बिलोर साहब ने ट्रेनें मंगवाया, कोच वो लोकोमोटिव्स मंगवा ली जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आती नहीं थी, उसके ऊपर की तो इंक्वायरी के ऊपर कुछ नहीं होगा। वो सारे पैसे जो थे
जो चाइना से इंजन आए और जितनी जल्दी ख़राब हुए उसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। लोगों ने कमीशनें बना दी, कोई मसला नहीं है। बात यह है कि अभी तक जो बातें कही गई हैं, पहले तो मैंने ये नहीं कहा कि ये ट्रैक इस्तेमाल नहीं होता। ये ट्रैक रोज़ाना इस्तेमाल होता है, उस पर रोज़ाना जो है वो 70 ट्रेनें गुजरती हैं, जिससे कि ये आपकी मेन लाइन है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ट्रैक की जो खस्ता हाली थी जिधर जिक्र हुआ, उसके फंड्स रिलीज़ हुए थे और बाकायदा लेटर अभी मीडिया पे चल रहा है जहां ये पूछा गया था कि आपने रिपेयर वर्क मुकम्मल क्यों नहीं किया, डिलेड चला था। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, हादसा हुआ, मेरे ख्याल से इसके ऊपर इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें सख्त से सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए। बुनियादी तौर पे जो चीज़ समझने की है कि पाकिस्तान में रेलवे जो है वो एक गरीब आदमी की ज़रूरत है, ये सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हमें इसको तरजीह देनी चाहिए। इस मुल्क में इस वक्त हमारे ख़जाने की जिस हाल में हमें मिला है उसका जिक्र बार बार हम करते हैं कि जब हम पैर ढांपने की कोशिश करते हैं तो सर नंगा हो जाता है, सर ढांकने की कोशिश करते हैं तो पैर नंगा हो जाता है। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है कि जहां ज़रूरत जितने पैसों की हो वो लगा दी जाए। हमें अपनी तरजीहात का फ़ैसला करना चाहिए। जो ऑनगोइंग मंसूबे हैं उनको बंद नहीं कर सकते, तो हमें नए मंसूबे शुरू भी करने हैं जिसके अंदर रेलवे को बहुत हाई प्रायोरिटी है। इसके लिए मुनासिब उसके ऊपर कर्जा नेगोशिएट कराया जा रहा है। ये पूरा ट्रैक तब्दीली मांगता है, इसके अंदर पैच वर्क ज़रूरी उस वक्त तक है जब तक इस बड़े मंसूबे का फैसला नहीं हो सकता, इसलिए कि रेलवे को बंद नहीं किया जा सकता। इसमें 10 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट का मसला है, इसमें एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का है। मैं फिरदौस साहब आता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। निहाल हाशमी साहब ये फरमाइएगा, चूँकि मैंने अगले मौजू की तरफ भी जाना है, क्या आप फिरदौस साहब कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए, आप इस पे इत्तफाक है आपको? नदीम भाई देखिए, जुडिशियल कमीशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इनके जो टेक्निकल कमीशन है वो बने। बात सारी है कि इनिशिएट करें, सबसे पहले वजीर साहब रिजाइन करें जो इमरान खान साहब बोलते रहे हैं, तमाम अपनी जिम्मेदारियां लें। देखिए मैं तो वो बात नहीं कर रहा हूं कि अपनी तरफ से, ये तो इमरान खान साहब ने कहा है कि सबसे पहले वजीर साहब रिजाइन करें और उसके बाद उनके जो इंक्वायरी में असरात है वो जायल हो। और फिर अभी जो मेरे भाई फिरदौस साहब ने कहा कि रोड और ट्रक और बसों को जाल बिछाए गए, शुक्र अदा करें फिरदौस भाई कि आज पैरेलल हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है और ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नहीं बनाया, ये तो जीटी रोड आज से नहीं बाबा आदम के वक्त से है। तो ये एक भौंदा तरीका है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना, ये हर जगह नवाज, वो तो एक बहुत अच्छा काम किया नवाज शरीफ साहब ने कि रोडों को अपग्रेडेशन किया, मोटरवे बना दिया, ताकि इनके दुनिया में हर कोई चाहता है कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स हो, वह एयर हो। कल आप बोलेंगे जी पीआईए को बंद कर दे, क्योंकि पीआईए में लोग सफर करते हैं और रेलवे में आप सफर नहीं कर रहे हैं, ये रेलवे गरीबों का है। क्या बात तो मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है निहाल हाशमी साहब जी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं ज़ोफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त वफाक और सिंध के दरमियान भी वसाइल के हवाले से एक सूरत हाल जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि मैं जब वफाक में बात करता हूँ तो ऐसे लगता है कि बहरे लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, पिछले 4 साल में सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। पंजाब को रोड सेक्टर में 72 अरब रुपए की स्कीम है, 72 बिलियन प्रोविंशियल रोड्स बनाने के लिए। अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि पंजाब में आप तरक्की करें, बलूचिस्तान में करें, केपीके में करें, लेकिन सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों करें? जी, फिरदौस साहब काफ़ी नाराज़ मुराद शाह साहब दिखाई दे रहे हैं
और वो ये बात कह रहे हैं कि सिंध जो है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। सिंध को जो है वफाक बिल्कुल भी अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है, और लगता ऐसे है कि सिंध जो है पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं की जा रही, सिंध के अवाम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नदीम भाई, क्या अच्छा होता कि आपका मीडिया हाउस जो है वो 2000 से लेके 2021 तक के पूरे सिंध के एलोकेशन, पंजाब की एलोकेशन, बलूचिस्तान की एलोकेशन और केपी की एलोकेशन, हर 3 दौरे हुकूमत गुजरे हैं इस 13 साल दौरे हुकूमत जो पीपल्स पार्टी का सिंध में है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2007। तो आपको दूध का दूध पानी का पानी नज़र आ जाता। पहली चीज़, पाकिस्तान के इंतज़ामात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद सूबों को उनका हिस्सा मिल जाता है। वो अपने एडीपी के ख़ुद ज़िम्मेदार होते हैं, अपनी तरक्की के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। पीएसडीपी उन चीज़ों में लगता है जो वफाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। अगर आप डैम बनाना शुरू कर दें केपी के अंदर, तो वो डैम जो है पूरे पाकिस्तान के लिए, वो केपी के लिए नहीं है। तो आप ये कहते हैं कि जी केपी में इतना पैसा लगा दिया, तो क्या ये सच बात होगी? इसी तरीके से उन्होंने जिन सड़कों की बात की है, अगर सीपैक का रूट का ज़्यादा हिस्सा पंजाब में से जा रहा है और वो जब बलूचिस्तान में से जा रहा है, 2 रूट्स हैं, सिंध में से वो नहीं जा रहा, तो उसके अंदर जो है वो मंसूबों को कंप्लीट करने के तो चाहिए कि नहीं चाहिए, या उनको डॉलरन्स में छोड़ दिया जाए। सिंध के अंदर जो हिस्सा नहीं था उसका वादा कर लिया गया। फिर उसके अलावा पहली दफ़ा जो असद उमर साहब ने बात की, कराची पैकेज दिया गया, वफाक ने फंड्स कमिट किए, वो गिर रहे कि नहीं गिर रहे। सिंध के लिए 464 अरब का, यानी टोटल जो है अभी सिंध के जो है वो 25 अजला के लिए जो है वो फंड्स दिए गए हैं, जिसकी कुल तादाद जो है वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स है। और आप पाकिस्तान का टोटल देख लीजिए, पीएसडीपी क्या है उसके लिहाज से देख लीजिए कि उसका क्या बनता है। मैं ज़रा जी फिरदौस साहब मैं आता हूँ। अब शहादत अवान साहब के अलावा जी मैं आ रहा हूँ। फिरदौस साहब, शहादत अवान साहब, इस सूरत हाल का असद उमर साहब ने क्या जवाब दिया, मैं आपको वो सुनाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। जी, वज़ीर आला इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो सिंध के अवाम और सिंध की हुकूमत के अंदर तफरीक नहीं कर पा रहे। वज़ीर आला साहब, आप सिंध की हुकूमत जरूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं, और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। जो पहले पैसा गया है सिंध की हुकूमत के पास, उससे बड़े शानदार सरे के अंदर महल भी बने, स्विट्जरलैंड में डायमंड के नेकलेस भी मिले, दुबई के अंदर टावर भी खड़े हो गए, और पता नहीं क्या क्या कहां दुनिया में, फ्रांस में जायदादें बनाई गई, लेकिन वो सिंध के अंदर नहीं लगा पैसा। अच्छा, इसमें शहादत अवान साहब जो असल बात है वो ये है कि वो ये बात कह रहे हैं कि आप सिंध में हुकूमत हैं, सिंध के अवाम नहीं हैं, और दूसरा ये है कि जो कुछ भी दिया जाता है, सरे पैलेस बन गए, डायमंड के नेकलेस निकल आए। आपको एक बात, पहली बात तो ये कहूँ कि ये घिसे पटे अल्फाज जो है ना बार बार दोहराने से मैं समझता हूँ कि ये लोगों की तशफ़ी नहीं होगी, या दोबारा हिंसे दे के अवाम जो है मैं समझता हूँ उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है, सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो सिंध जनरेट करता है, पाकिस्तान की वो पोर्ट भी है। लेकिन अभी आप देखें, अब जिस तरीके से मुराद अली शाह साहब ने जो बात की है, ये तो बड़ी बात है, उन्होंने खाली बहरेपन की बात की है, अंधेपन की बात नहीं है। सिंध के साथ तो मैंने आपको कहा ना कि ये हुकूमत सिंध को तो ये समझती नहीं है कि पाकिस्तान का हिस्सा है। नहीं, अगर आप ये लेकिन फिरदौस साहब कह रहे हैं कि इतना पैसा दिया है, 3 साल के लिए वो बात कर रहे हैं 1.3 मैं आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मुराद अली शाह साहब ने क्यों ये बात कही है। अभी जो 21-22 में इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं, अगर आप उनको स्कीम्स को जाके देख लें, पंजाब में इन्होंने 14 स्कीमें दी हैं और इन्होंने एलोकेशन की है 15,061.2 मिलियन। उसके बाद इन्होंने केपीके में 10 स्कीमें दी हैं, एलोकेशन की है इन्होंने 6,780। बलूचिस्तान में इन्होंने 28 सजेस्ट की हैं और उन्होंने वहाँ पे 18,053.07। सिंध में 2 स्कीमें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और 2 स्कीम्स और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम इनको कलेक्ट करके दें, और उसके बाद इनका ये अंदाज़
और उसके बाद हमारे सीएम साहब अगर ये बात भी ना करें तो किसकी नुमाइंदगी करें? ये बात तो ये है कि इनको अपनी बात नजर नहीं आती। मतलब मैं खामखा के यहाँ पे हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करें। मेरा कहना ये है कि ये मुल्क है, मुल्क की प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क की फेडरल गवर्नमेंट है, बाकायदा सूबों का जो हिस्सा है वो मुख्तस है, एक तरीक़ाकार है। अनाउंसमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हुई हैं। ये आप देख लें कि फिरदौस शमीम साहब ये आपको बता देंगे कि सिंध को कौन से प्रोजेक्ट्स दिए गए, उनके लिए फंडिंग्स कितनी हुई, एक एक प्रोजेक्ट KFO से लेके आगे तक आप देख लें। ये कह देना जी कि हमने मोटरवे के लिए इतने पैसे दे दिए और सीपेक में हमने इतने पैसे दे दिए, उसको गिन लें, ये ज्यादती वाली बातें। हमारा कहना ये है कि ये जो भी हम डिस्कशंस करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये बात जाती है कि पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे के ऊपर उलझे हुए हैं। मैं कहता हूँ बजट मैं आता हूँ जी, शहादत अवान साहब मैं आता हूँ। निहाल हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं कि नज़रअंदाज हो रहा है कराची और सिंध? देखिए, कराची के साथ तो सौतेली माँ का सलूक हर दौर में होता रहा। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करती रही और फेडरल गवर्नमेंट भी। माँ सिवाय उस दौर में जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उन्होंने कराची को अमन दिया, लियारी बाईपास को कंप्लीशन करवाया, कराची में मेट्रो बस सिस्टम दिया, कराची से लेकर हैदराबाद तक मोटरवे बनाया, कराची में 1300 मेगावाट का बिजली घर लगाया, पोर्ट कासिम में जो कंप्लीशन हो गया, कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट को इन्हांस किया कैपेसिटी, जिसका आजकल इमरान खान साहब फीता काटने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो बात सारी है कि कराची सबसे ज़्यादा, शहादत भाई के साथ मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सबसे ज़्यादा हम आपको रेवेन्यू देते हैं। हम कोई मफतूआ इलाके आपके नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के कि आप इस तरह से दें। और फिर जो बात की है असद उमर साहब ने, वो गैर सियासी बात है कि सिंध के अवाम को देंगे, सिंध के गवर्नमेंट को नहीं देंगे। तो कल को इसी तरह से कोई उनके हवाले से कह दे कि आप सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम पाकिस्तान के अवाम को देंगे, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को नहीं देंगे। अगर आप अपने आप को अवाम का चुनिंदा समझते हैं तो दूसरों को क्यों नहीं समझते हैं? जो यहाँ पे असेंबली बैठी हुई है वो भी यहाँ के लोगों के वोट से मुंतखब होके आए हैं। आपको ये हक कौन देता है कि आप किसी सूबे के वोटर्स की तौहीन करें? और आप सूबों के दरमियान हार्मोनी क्रिएट करने के बजाय आप तफरीक पैदा कर दें, आप एक कॉलोनियल स्टाइल की माइंडसेट करें, आप इंपीरियलिज्म की बात करें। सूबे के लोगों ने जिसको वजीर आला मुंतखब किया है वो उनके बेहतरी की बात समझता है। और देखिए, आप सॉवरेन 18 अमेंडमेंट के बाद जब हमारे पास सॉवरेंटी है तो फिर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जी, निहाल हाशमी साहब मैं आता हूँ। फिरदौस साहब ये फरमाइएगा कि ये असल चीज़ ये है कि मामला जो है वो फिर अगर इसी तरीके से बढ़ता है तो ये तो फिर एक सूबों के दरमियान जो है वो तवाफ़त जो है वो बढ़ जाएगी। नहीं, देखिए बिल्कुल इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। NFC अवार्ड बिल्कुल मिल रहा है हर सूबे को। अलबत्ता सिंध की हुकूमत ने 2007 से PFC अवार्ड खाया हुआ है। वो कहते हैं सिंध सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। सिंध रेवेन्यू जनरेट करता है या शहर कराची जनरेट करता है? तो कराची का हिस्सा बुरा हाल क्या है? क्या वो सिंध का हिस्सा देंगे? जो काम वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान, वहाँ की हुकूमत काबिले भरोसा, काबिले एतबार नहीं, तो ये इंतहाई नामुनासिब रवैया है। निहाल हाशमी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, उनको जरा बात मुकम्मल कर लेने। बात ये है, सिंध हुकूमत को उसके पैसे का जो शेयर है उसका जायज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो वफाक के पैसे, वफाक अपने PSDP की खुद जिम्मेदार है। ये वो सिंध की हुकूमत को वो पैसे क्यों दे? वो PSDP ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। कोई और ये बात करता तो फिरदौस को तो कहता था। शहादत साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। शहादत साहब मैं आ रहा हूँ, एक मिनट जरा फिरदौस साहब को बात मुकम्मल कर लेने दें, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी फिरदौस, प्राइम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर है वो सिंध का चीफ मिनिस्टर है। इस तरीके से आप वो बात न करें कि आप ये कहें कि कराची सिंध से अलग है, सिंध को मिलेगा। भाई कराची कहाँ का है? नहीं, तो मैंने अलग नहीं कहा, वो चीफ मिनिस्टर अलग समझता है। उसने पूरे सिंध को बर्बाद किया और कराची को मोहनजोदारो बनाया। फिरदौस भाई आपने ये कहा कराची और सिंध, मैं कहता हूँ बता दीजिए एक बार सही, आपसे बताइए एक बार सही। आप किसी भी पार्टी में होंगे, आप सिंध का ब्रीफ होल्ड करेंगे, आप सिंध के सन ऑफ सॉइल हैं, सिंध में आप बसते हैं, सिंध में आप रहते
बनाया गया, क्या किया है? मैं समझता हूँ फिरदौस शमीम साहब, आपने बताया जो जमीनी हालात है, क्या कूड़ा तक नहीं उठता, आपने सूबे के लिए क्या बात करते हैं आप? अच्छा, इसमें आप उठाइए ना आवाज, कूड़े के सफाई की करिए, नाले की सफाई की बात कीजिए, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट की बात कीजिए, सारी चीजें तबाह करके रख दी है मुराद अली शाह ने। ठीक है, अब शाहद अमान साहब, आप लोग कागजात चोरी करके, आपका फिरदौस साहब वाजिद शमसुल हसन से कागज मंगवाए, फिरदौस साहब मैं उनसे जरा जवाब ले लूं, अब मैं उनसे जरा जवाब ले लूं जी। शाहद अमान साहब, इंशाअल्लाह ताला आप देख लेंगे कि यहाँ के फंड्स बाहर जो है मनी लॉन्डर होके किसी पार्टी पे नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इस शहर पे खर्च होंगे। अगर आप देख लें कि हमने नहीं, शाहद अमान साहब एक सेकंड, वो जो फिरदौस साहब बात कर रहे हैं ना, फिरदौस साहब बात ये कर रहे हैं कि वफाक का जो है वो वफाक खर्च करेगा। बनाई हमने रोड्स नहीं बनाए, हमने एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए। मैं बताऊं कि देखें बात ये है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है और मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे और खुदा दोस्तों को हर चीज समझने की तौफीक दे। और मैं ये एक और बात फिरदौस भाई करूंगा कि इस वक्त निहाल साहब और मेरा हम दोनों भाइयों का, हम दोनों एडवोकेट्स हैं, हम ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मसावत है, आप मसावत लागू करें ताकि इस मुल्क से करप्शन गलत हो सके। जो लोग करें और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है। शाहद अमान साहब जरा मुझे वो भी जवाब लेने दें, आपका पैरल चल रहा था। देखिए, रियाज मलिक साहब ने जो लोगों के साथ ज्यादती की है उसके ऊपर तो कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब वो लोग जो हैं वो अपनी उस बेबसी से तंग आए हैं, अपनी उस बेकसी से तंग आए हैं, उस जो कुछ उन्होंने किया है उसकी कोई हमायत नहीं कर रहा। लेकिन जब उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर जाकर वो अपने उजड़ने का रोना रो सकें, तो फिर फिरदौस साहब बताएं क्या किया जाए। जी, पहली चीज़, ये वहाँ के लोकल रेजिडेंट नहीं थे, ये बाहर से आए हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर की प्रॉपर्टीज़ बैरिया टाउन में डिस्ट्रॉय की है। इसके लिए किसी को इजाज़त नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना सिंध हुकूमत का काम है। बात यह, मलिक रियाज को मैंने हर प्रोग्राम में कंडेम किया है। मैंने तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कहता हूँ कि सही फैसला नहीं है। जितनी तकलीफ मलिक रियाज साहब ने लोगों को पहुँचाई है उसका एहतसाब उनका खुल के होना चाहिए। दी किसने उसको ज़मीन सस्ती? यही आसिफ जरदारी एंड कंपनी में पार्टनर वो किसके? आसिफ जरदारी एंड कंपनी के। बैरिया टाउन आइकॉन टावर कौन पार्टनर? आसिफ जरदारी एंड कंपनी। तारिक रोड पे बैरिया कौन पार्टनर? आसिफ जरदारी एंड कंपनी। वो पार्टनर्स इन बिजनेस है, पार्टनर्स इन क्राइम है। और आप कहते हैं कि क्या करें? उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है सिंध हुकूमत का, इसीलिए तो नहीं होता। मैं एक मिनट फिरदौस साहब, आप प्लीज मुझे इसका जवाब देने दें। एक सेकंड मुकम्मल करने दे, एक मिनट मुकम्मल करने दे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कोई नक्शा पास होता है बैरिया टाउन का? नहीं। क्या सिंध बिल्डिंग बैरिया टाउन की जो जमीनें ट्रांसफर होती है वो रजिस्ट्रार से रजिस्टर होती है? नहीं। क्या बैंक उसकी जमीनों को मॉर्गेज को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं। तो यहाँ स्टेट विद स्टेट बता दिया उन्होंने। सिंध हुकूमत कैसे बदले दे रही है? ये कोई जवाब दे ना सिंध हुकूमत वाला। मुझे सवाल भी मेरा, आप इसका जवाब दें। उन्होंने ये बात कही है कि जो मलिक रियाज साहब हैं उसके पार्टनर इन क्राइम आसफ अली जरदारी साहब हैं, और जो कुछ हुआ है वो कह रहे हैं हम तो मलिक रियाज साहब को कंडेम करते रहे हैं, करता रहा हूँ, हर फ्लोर पे करता रहा हूँ, लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं था कि लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डैमेज किया जाता। तो ये सारा मामला जो है ये भी इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। देखें, बात यह है कि पीटीआई का तो पीटीआई देखें गुजारिश सुन लें, मैंने कहा पीटीआई का गवर्नमेंट ऑफ सिंध है जी जिम्मेदार, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। फिरदौस भाई को मैं ये कहूँगा कि फिरदौस भाई का जिस पार्टी से ताल्लुक है उन लोगों का काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को निशाना बनाना। मैं तो ये समझता हूँ कि इस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ, वो आदमी जो कि मुल्क का प्रेसिडेंट रह चुका है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ है। मैंने कभी ये नहीं कहा, अगर मैं ये यूं कहूं कि रिंग रोड का जो स्कैम है उसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है,
तो मेरे ख्याल में मुझे जो है वो बात मौजून जो है वो नहीं लगेगी। सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा मुकदमा जो है वो दर्ज किया है, मुकदमा दर्ज किया है, तो मेरा ख्याल ये है कि हमें वो बात करनी चाहिए जो फैक्चुअल भी हो और लॉजिकल भी हो। इल्ज़ामात लगाना जो है ना वो मुनासिब चीज़ नहीं है। और मैं अपने भाइयों से, दोस्तों से जो बहुत बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जिनको लोग और मैं भी सुनना चाहता हूँ, उनके पास से मैं समझता हूँ कि इस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ मुनासिब नहीं लगती। कोई बात फैक्ट्स पे करें। अगर कोई किसी को कहता है कि किसी का 50 रुपए गज पे किसने जमीन दी है आज तक, तो वो उसका कोई आप सबूत बता होता दीजिए। है। 50 रुपए गज, 50 रुपए गज पे हुकूमत सिंध ने किस किस को जमीन दी है? बरादर मोहतरम जवाब देना। बनी गाला 50 रुपए गज किसको जमीन दी है? आपने इल्जाम लगा 50 रुपए दिया। गज मैं तो किसको ये कह जमीन रहा दी है? हूँ कि मैं अगर ये बात कहना कह दूं, अगर मैं ये कहूं कि जनाब आला जो आपका अभी रिसेंट आपके जो स्कैम्स आए हैं उसमें फलां पार्टनर है, या आपको कोविड के लिए जो मिलियंस ट्रिलियंस रुपीस मिले हैं, नहीं शाहद अवान साहब वो ये बात कह रहे हैं कि गबन कर लिया है। फिरदौस भाई को फैक्ट्स और फिगर पे बात करें, 50 रुपए गज से निजात दिलाएं। अरे 50 रुपए गज हुकूमत सिंध ने जमीन दी है मलिक रियाज को। अपने बजट पे 12,000 एकड़ जमीन दी है। फजूल की जो बातें हैं ना उनके ऊपर आप जैसा ये फजूल की बातें। असल में शाहद अवान साहब मैं आता हूँ, बेनजीर का हार भी फजूल की बात है। वो वाजिद शमसुल हसन कागज लेके भाग गया, वो भी फजूल की बात है। हम तो जो बात करें फजूल की बात है। बात तो सिर्फ आपका फिरदौस भाई का रोल होगा, और मैं ये समझता हूँ कि वो सन ऑफ सॉइल होने का सबूत देंगे। देख अच्छा, अब निहाल हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है, अब अगर सिंध के अंदर इस तरीके की महाजराई चलती है तो सफ़र तो अवाम करेंगे। देखिए नदीम साहब, दोनों भाइयों की मैंने गुफ्तगू सुनी। बास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज के हवाले से जो फैसला दिया शायद वो नामुनासिब था। दूसरी तरफ जहाँ FIR कटा है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वहाँ हंगामा राई किया, जो कुछ भी किया, क्या मलिक रियाज साहब के खिलाफ भी कोई FIR कटा कि नहीं कटा? क्योंकि वो गुज़श्ता कई सालों से वहाँ के गरीब किसानों को, मजदूरों को, ज़मींदारों को बेदर्दी से इनकी एक मलेशिया बनी हुई है जो वहाँ पे लोगों को ज़दोकूब करती है। ये ऐसा लगता है जैसे आप कोई ऐसी फिल्म देख रहे हो कि अफ्रीका में अंग्रेज उतर गए हैं और कालों को मार भी रहे हैं, उनकी ज़मीनों पे भी, उनके दरख्तों पे भी, उनके जंगलों पे भी कब्जा कर रहे हैं। तो मलिक रियाज साहब कोई कानून से बालातर है। अब मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि हमारी आला अदालतें भी उसके बारे में फैसला करे कि जो बेचारे मासूम लोग कराची के थे, खा वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगाई हुई थी मलिक रियाज साहब के प्रोजेक्ट में, और मलिक रियाज साहब नाकाम हो गए। उनके तमाम जो असाजात बनाने में नुकसान मलिक रियाज साहब का नहीं हुआ, नुकसान सिंध गवर्नमेंट का नहीं हुआ। सिर्फ FIR कार्ड देना या कोई ज़बानी जमा खर्च कर देना इज़ नॉट एनफ। अब एक बहुत हाई पावर इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए कि मलिक रियाज साहब स्टेट विद इन द स्टेट क्या कर रहे हैं। लोगों की हलाकतें हुई हैं, लोगों का सारा सरमाया लुट गया है, और इंटरनेशनली क्या मैसेज गया कल कि पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्टमेंट ना करे। पाकिस्तान में जत्थे आते हैं और पूरी की पूरी आबादी को, पूरी की पूरी शहर को बर्बाद और तहस कर देते हैं। ये तो ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। और निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब मैं आता हूँ। शाहद अवान साहब लास्ट कमजोर कि चंद कमर्शियल के टके के वजह से ये इंसिडेंट हुआ, ये मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि बैरियर टाउन का जो गेट जलाया गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जब गोट के ऊपर इस किस्म का कोई मसला सिलसिला हुआ तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट तलब की है। वो रिपोर्ट आएगी, एक्शन होगी, और वहाँ पे जो हमला आवर जो सिचुएशन हुई है वो बैरिया वाले जो है बैरिया वालों के खिलाफ FIR क्या बातें कर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, यार आप लोग मर जाएं बाद में रिपोर्टें लेते रहें।
आपकी पुलिस किधर थी, आपकी हुकूमत किधर थी? कि जो कुछ भी हो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है अपनी तफ्तीश करेगी और जो भी उसके अंदर जो भी सिलसिला होगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर शहादत अवान साहब, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।